ये 24 दिसंबर की रात थी। पूरा शहर क्रिसमस की चमचमाती रोशनी और खुशी से भरा हुआ था। हर कोई अपने परिवार के साथ इस त्योहार का जश्न मनाने की तैयारी में था। बर्फ गिर रही थी और बच्चों के बीच एक ही उत्साह था, सेंटा क्लॉज आएंगे और हमारे लिए तोहफे लाएंगे। लेकिन छोटे से गांव फ्रॉस्टवुड में क्रिसमस की यह खुशी किसी और ही वजह से डर में बदल चुकी थी। लोगों का मानना था कि यहाँ हर 25 साल बाद एक खौफनाक सेंटा क्लॉज लौटता है, जो बच्चों को तोहफे नहीं बल्कि सजा देने आता है। तो दोस्तों, कहानी में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बिना हम दोनों का क्रिसमस अधूरा है। तो चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। मेलानी एक 17 साल की लड़की थी जो अपने दोस्तों जैक और सोफिया के साथ क्रिसमस की रात पार्टी प्लान कर रही थी। मेलानी, तुमने सुना है? इस गांव के लोग कहते हैं कि खौफनाक सेंटा क्लॉज सच में आता है। जैक ने हंसते हुए कहा। सोफिया ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, जैक मजाक मत करो। मैंने अपनी दादी से इस बारे में कहानियां सुनी हैं। वह कहती हैं कि जिस घर पर सेंटा की परछाई पड़ती है वहां कुछ बुरा जरूर होता है। मेलानी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों डरपोक हो। ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। असली सेंटा सिर्फ बच्चों के लिए तोहफे लाता है। चलो पार्टी की तैयारी करते हैं। शाम को जब वे पार्टी के लिए सजावट कर रहे थे, तभी मेलानी के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेलानी ने दरवाजा खोला तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्रिसमस की रात के बाद यहां कोई सुरक्षित नहीं होगा। तुम सबको यहां से चले जाना चाहिए। सेंटा सिर्फ मासूम बच्चों का दोस्त नहीं है। मेलानी ने उसे नजरअंदाज किया और दरवाजा बंद कर दिया। जैक ने मजाक में कहा, लगता है वह बूढ़ा खुद को सेंटा समझता है। लेकिन सोफिया का चेहरा सफेद हो चुका था। उसने धीरे से कहा, शायद हमें यह पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। मेलानी ने सोफिया को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अफवाहें हैं। चलो अब मजे करते हैं। रात करीब 11 बजे हो चुकी थी। मेलानी और उसके दोस्त पार्टी में व्यस्त थे, लेकिन तभी बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जैक ने टॉर्च चलाते हुए कहा, लगता है फ्यूज उड़ गया है। मैं बाहर जाकर चेक करता हूं। जैक जैसे ही बाहर गया, उसने दरवाजे के पास बर्फ पर बड़े बड़े जूतों के निशान देखे। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये निशान शायद किसी गांव वाले के होंगे। लेकिन जब उसने फ्यूज बॉक्स खोला तो वहां एक लाल टोपी रखी थी। उस टोपी के अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, तुम्हारी सजा का वक्त करीब है। जैक ने डरते हुए वह टोपी फेंक दी और वापस अंदर भागा। मेलानी, हमें यहां से जाना होगा, ये कोई मजाक नहीं है। मेलानी ने जैक की बात को हल्के में लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। दरवाजे के पीछे से एक गहरी भारी आवाज आई। हो, क्या यहां कोई बच्चा है जो बुरा बर्ताव करता है? मेलानी ने डरते हुए दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की के शीशे पर सेंटा की परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा डरावना था और उसकी हंसी बर्फीली हवा में गूंज रही थी। सोफिया चीख पड़ी, यह वही खौफनाक सेंटा है। मैंने अपनी दादी से इसके बारे में सुना था। सेंटा ने घर के अंदर कदम रखा। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ थैला था। इस थैले में वह सब कुछ है जो तुमने गलतियां की हैं। अब हर कोई अपनी सजा भुगतेगा। जैक ने हिम्मत करके उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? सेंटा ने उसकी ओर देखकर कहा, हर 25 साल बाद मैं उन बुरे बच्चों की आत्माएं लेने आता हूं जिन्होंने क्रिसमस की भावना को अपवित्र किया। तुम सब झूठ बोलते हो, लड़ते हो और क्रिसमस को मजाक बनाते हो। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। सेंटा ने अपना थैला खोला और उससे धुएं जैसी आकृतियां निकली। वह धुएं जैक और सोफिया की ओर बढ़ने लगी। मेलानी ने पास रखे क्रॉस को उठाकर सेंटा की ओर फेंका। सेंटा जोर से चिल्लाया और धुआं वापस थैले में समा गया। इसका फायदा उठाते हुए तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, सेंटा की डरावनी आवाज हवा में गूंजने लगी, तुम भाग नहीं सकते। अगली क्रिसमस की रात मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तब तुम बच नहीं पाओगे।
अब तीनों दोस्त इस रहस्यमय और भयानक सेंटा की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद मेलानी ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। हमें इस गांव की पुरानी कहानियों को खंगालना होगा। यह सेंटा कौन है और हर 25 साल में क्यों लौटता है? सोफिया ने डरते हुए कहा, यह बेहद खतरनाक है मेलानी। हमें इसे भूल जाना चाहिए और इस गांव से चले जाना चाहिए। जैक ने सहमति जताई। शायद सोफिया सही कह रही है, लेकिन अगर तुम ये पता लगाने जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तीनों ने गांव की लाइब्रेरी का रुख किया। वहां उन्होंने एक पुरानी किताब खोजी जिसका नाम था फ्रॉस्टवुड का श्राप। किताब में लिखा था, फ्रॉस्टवुड गांव पर यह श्राप तब लगा जब 200 साल पहले यहां एक निर्दोष व्यक्ति को सेंटा के कपड़े पहनाकर गांव वालों ने मार डाला। वह आदमी बच्चों को तोहफे बांटने आया था, लेकिन लोगों ने उसे एक चोर समझ लिया। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा बदले की आग में जलने लगी। तभी से हर 25 साल में वह सेंटा के रूप में लौटता है और गांव के उन लोगों को सजा देता है जो क्रिसमस की भावना का अपमान करते हैं। मेलानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि यह श्राप गांव वालों की गलती का नतीजा है, लेकिन क्या इसे खत्म किया जा सकता है? किताब के आखिरी पन्ने पर एक संकेत लिखा था, श्राप तभी खत्म होगा जब सेंटा को उसकी मौत का न्याय मिलेगा, लेकिन सावधान रहो क्योंकि वह हर कदम पर तुम्हारा इम्तिहान लेगा। जैसे जैसे क्रिसमस की अगली रात करीब आने लगी, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। मेलानी को अपनी खिड़की पर सेंटा की परछाई दिखी। सोफिया को सपने में लाल कपड़ों वाला एक आदमी दिखाई दिया जो उसे बुला रहा था। जैक ने अपने दरवाजे पर वही खून से सना कोट पाया। तीनों ने समझ लिया कि सेंटा लौट आया है और इस बार वह और ज्यादा खतरनाक है। किताब में लिखा था कि सेंटा की आत्मा का केंद्र गांव का पुराना चर्च है जहां उसे मारा गया था। हमें उस चर्च में जाना होगा, मेलानी ने कहा। जैक ने चेतावनी दी, अगर हम वहां गए तो वह हमें वहीं खत्म कर सकता है। सोफिया ने डरते हुए कहा, हमें कोई और तरीका खोजना होगा, लेकिन मेलानी ने दृढ़ता से कहा, यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। अगर हम अब पीछे हटे तो यह श्राप हमेशा के लिए बना रहेगा। रात के 11:30 पर तीनों दोस्त चर्च पहुंचे। चर्च के अंदर घना अंधेरा था। हर कोने से ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही उन्होंने चर्च के बीचों बीच कदम रखा, सेंटा की डरावनी हंसी गूंजने लगी। हो, मैंने कहा था कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते। सेंटा एक ऊंची बालकनी पर खड़ा था। उसके हाथ में वही जंग लगा हुआ थैला था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने गुस्से से पूछा। मेलानी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हम यहां तुम्हें न्याय दिलाने आए हैं। तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। सेंटा कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसकी आवाज और भारी हो गई। न्याय? तुम इंसानों के पास न्याय करने का कोई अधिकार नहीं। अब तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा जो मैंने सहा। सेंटा ने चर्च को झुलसाने वाली आग में बदल दिया। वह हवा में उड़ते हुए उनके चारों ओर मंडराने लगा। अगर तुम सच में मेरी आत्मा को शांत करना चाहते हो तो मेरी मौत के गुनहगारों का नाम बताओ। तीनों डर गए। यह सवाल उनके लिए पहेली जैसा था। मेलानी ने किताब के शब्द याद किए, गांव के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हर कोई दोषी है। मेलानी ने सेंटा से कहा, तुम्हारे गुनहगार पूरे गांव के लोग थे, लेकिन हम उनकी गलती सुधारने आए हैं। हमें एक मौका दो। सेंटा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ एक शुद्ध आत्मा मेरी सजा को रोक सकती है। तुम तीनों में से कौन है जो अपनी जान देकर मुझे मुक्ति देगा? मेलानी, जैक और सोफिया ने एक दूसरे की ओर देखा। समय खत्म हो रहा था और सेंटा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेलानी ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, अगर मेरी जान से तुम्हें शांति मिल सकती है तो मैं तैयार हूं। सेंटा मुस्कुराया और कहा, तुमने सही रास्ता चुना, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। चर्च की जमीन टूटने लगी और मेलानी अचानक गायब हो गई। जैक और सोफिया चीखते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। चर्च में केवल सेंटा की आवाज गूंज रही थी, अगले क्रिसमस तक इंतजार करो, यह सिर्फ शुरुआत है। मेलानी को होश आया तो वह एक अजीब डरावनी जगह पर थी।
चारों ओर धुंध और सर्द हवा थी। ये कहाँ हूं मैं? उसने खुद से कहा। उसके आसपास छोटे छोटे बच्चे दिखे जो काले कपड़ों में थे। उनकी आंखें गहरी और खोई हुई थीं। वे धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। एक बच्चे ने कहा, तुम वही हो ना जिसने सेंटा की आत्मा को शांति देने की कोशिश की? लेकिन ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मेलानी ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने जवाब दिया, हम वे आत्माएं हैं जिन्हें सेंटा ने अपनी सजा का हिस्सा बनाया, लेकिन अब तुम हमारी दुनिया में हो। यहां से निकलने का सिर्फ एक तरीका है। क्या तरीका? मेलानी ने उत्सुकता से पूछा। बच्चे ने इशारा किया, तुम्हें उस दरवाजे तक पहुंचना होगा, लेकिन वहां सेंटा का असली रूप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर जैक और सोफिया चर्च से बाहर निकल चुके थे, लेकिन वे दोनों अभी भी मेलानी को बचाने का तरीका ढूंढ रहे थे। यह श्राप खत्म करने का कोई और तरीका होना चाहिए, जैक ने कहा। सोफिया ने घबराते हुए कहा, हमने उस किताब में पढ़ा था कि सेंटा की आत्मा को केवल सच्चाई और बलिदान से ही शांत किया जा सकता है, लेकिन मेलानी ने खुद को बलिदान कर दिया, फिर भी वह क्यों नहीं रुका? जैक ने ध्यान से जवाब दिया, शायद हमें सेंटा की मौत की सच्चाई को पूरी तरह से उजागर करना होगा। हमें उसके गुनहगारों का असली चेहरा दिखाना होगा। उन्होंने तय किया कि वे चर्च के तहखाने में वापस जाएंगे जहां सेंटा को मारा गया था। जैक और सोफिया चर्च के गहरे और डरावने तहखाने में उतरे। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और सेंटा के खिलाफ नफरत भरे शब्द लिखे थे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण रखा था। दर्पण के चारों ओर काले मोमबत्तियां जल रही थीं। सोफिया ने डरते हुए पूछा, यह दर्पण यहाँ क्यों है? जैक ने किताब के शब्दों को याद करते हुए कहा, यह दर्पण शायद सेंटा की मौत की आखिरी तस्वीर को कैद करता है। जैसे ही जैक ने दर्पण को छुआ, उसमें एक अजीब दृश्य उभरा। दर्पण में दिखा कि सेंटा, जिसका असली नाम एडवर्ड था, बच्चों के लिए तोहफे बांटने आया था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे चोर समझ लिया। गांव वालों ने उसे चर्च के तहखाने में बंद कर दिया और बिना किसी सबूत के उसे पीट पीट कर मार डाला। उसकी चीखें अभी भी तहखाने की दीवारों में गूंज रही थी, लेकिन दृश्य यहीं खत्म नहीं हुआ। जैक और सोफिया ने देखा कि गांव का पादरी, जिसे सभी सम्मान देते थे, इस हत्या का मुख्य गुनहगार था। यह श्राप तभी खत्म होगा जब गांव का कोई वंशज इस सच्चाई को स्वीकार करेगा, दर्पण ने गूंजती आवाज में कहा। दूसरी ओर मेलानी उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सेंटा का असली रूप उसके सामने था। उसका चेहरा विकृत, आंखें लाल और हाथों में बड़े नुकीले पंजे थे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम बलिदान देने को तैयार हो। अब मेरी सजा पूरी होगी, सेंटा ने गुर्राते हुए कहा। मेलानी ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को शांत करने आई हूं। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अब मैं इसे ठीक करूंगी। सेंटा ने कहा, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। मेरे दर्द का अंत सिर्फ गुनहगारों के वंशज के बलिदान से होगा। तहखाने में दर्पण ने जैक और सोफिया को एक विकल्प दिया। गांव का एक वंशज खुद को बलिदान करेगा तो सेंटा की आत्मा शांत होगी, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो श्राप हर 25 साल और ताकतवर होता जाएगा। सोफिया ने आंसुओं के साथ कहा, हम क्या करें जैक? मेलानी को बचाने का यही एक रास्ता है। जैक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर हमारी जान से मेलानी और इस गांव को शांति मिल सकती है तो मुझे इसे करना होगा। जैक ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपना बलिदान देने का वचन दिया। उसी समय मेलानी और सेंटा के बीच की लड़ाई रुक गई। सेंटा की आत्मा कमजोर पड़ने लगी, लेकिन तभी दर्पण के दूसरी ओर से एक और रहस्य सामने आया। सेंटा ने कमजोर होते हुए कहा, तुमने मेरा सच जान लिया, लेकिन श्राप खत्म नहीं होगा, क्योंकि गुनहगारों का खून अभी भी इस गांव में बह रहा है। तभी चर्च की दीवारें हिलने लगीं और तहखाने की छत गिरने लगी। जैक, सोफिया और मेलानी को एहसास हुआ कि यह अंत नहीं था। तीनों जैसे तैसे चर्च से बाहर निकले, लेकिन गांव की ओर लौटते हुए उन्होंने देखा कि हर घर की खिड़की पर सेंटा की परछाई दिखाई दे रही थी। यह श्राप खत्म नहीं हुआ, मेलानी ने कहा। जैक ने फुसफुसाते हुए कहा,
शायद हमें गांव वालों की सच्चाई को सबके सामने लाना होगा, यही एक रास्ता है। लेकिन तभी एक आवाज हवा में गूंजी, अगला क्रिसमस आखिरी होगा। अगर तब तक मेरी सजा पूरी नहीं हुई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अगले दिन फ्रॉस्टवुड गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर घर की खिड़कियों पर सेंटा की परछाई नजर आ रही थी। गांव के पेड़ों से खून की बूंदें टपक रही थीं। चर्च की घंटियां हर घंटे बजने लगीं, भले ही कोई उन्हें नहीं छूता। गांव वालों ने डर के मारे अपने घरों में खुद को बंद कर लिया। लेकिन एक बूढ़ी महिला मार्था ने मेलानी, जैक और सोफिया को बुलाया। तुम तीनों ने जो कुछ देखा वह सच है। यह श्राप 200 साल पुराना है, लेकिन इसका अंत तभी होगा जब तुम वह करोगे जो बाकी किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। मार्था ने उन्हें एक और रहस्य बताया। सेंटा की आत्मा सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि पूरे गांव की जमीन में फैली है, लेकिन उसका असली स्रोत वह पेड़ है जहां उसकी हत्या से पहले उसे घंटों तक लटका कर रखा गया था। जैक ने सवाल किया, तो हमें उस पेड़ को नष्ट करना होगा? मार्था ने जवाब दिया, नहीं, पेड़ को नष्ट करना श्राप को और ताकतवर बना देगा। तुम्हें उस पेड़ के नीचे छिपे रहस्य को उजागर करना होगा। वहां कुछ ऐसा छुपा है जो सेंटा की आत्मा को शांति दे सकता है। रात होते ही तीनों उस पुराने डरावने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर अजीब सी ठंड और अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने पेड़ की जड़ें हटानी शुरू की, जमीन के नीचे से एक लोहे का संदूक निकला। संदूक के भीतर एक डायरी और एक लाल रंग का खून से सना कोट था। डायरी एडवर्ड सेंटा की थी। उसमें लिखा था, मैंने इन बच्चों को तोहफे देने का वादा किया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे चोर समझा। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन जब उन्होंने मुझे मारने का फैसला किया तो मेरी आत्मा में बदले की आग जल उठी। अगर कभी कोई मेरी इस डायरी को पढ़े तो जान ले कि मैं सिर्फ इंसानियत की रक्षा करना चाहता था। मेलानी ने डायरी को पढ़ते हुए कहा, इसमें लिखा है कि सेंटा का श्राप तभी खत्म होगा जब गांव के लोग उसकी मौत के लिए माफी मांगेंगे। तीनों ने डायरी के साथ गांव वालों को इकट्ठा किया। मेलानी ने कहा, हम सब जानते हैं कि इस गांव की गलती के कारण एडवर्ड की आत्मा भटक रही है। अगर आप सब मिलकर माफी मांगेंगे तो यह श्राप खत्म हो सकता है। लेकिन गांव वालों में से एक आदमी, हेनरी, ने गुस्से से कहा, यह हमारी गलती नहीं है। वो एक चोर था और उसने वही पाया जो उसे मिलना चाहिए था। दूसरे लोग भी सहमत हो गए। सोफिया ने कहा, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गांव वाले अड़े रहे। जैसे ही गांव वालों ने माफी मांगने से इनकार किया, चर्च की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। हवा में सेंटा की डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम लोगों ने एक और मौका गंवा दिया। अब मैं खुद तुम्हारे पापों का हिसाब करूंगा। सेंटा ने एक एक करके गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। घर जलने लगे और लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। जैक ने मेलानी से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर गांव वाले खुद माफी नहीं मांगेंगे तो हमें उनके लिए यह करना होगा। जैक, मेलानी और सोफिया ने पेड़ के नीचे खड़े होकर सेंटा की आत्मा को पुकारा। मेलानी ने कहा, एडवर्ड, अगर यह श्राप खत्म करने के लिए बलिदान चाहिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन प्लीज इन मासूमों को छोड़ दो। सेंटा ने गुस्से से कहा, तुम्हारा बलिदान मेरे दर्द को खत्म नहीं करेगा। मुझे माफी चाहिए, सच्चाई चाहिए। तभी अचानक चर्च की घंटी बजना बंद हो गई और एक आवाज हवा में गूंजी, तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पेड़ की जड़ें अचानक से जलने लगीं और वहां से एक और संदूक प्रकट हुआ। संदूक में एक और डायरी थी, लेकिन इस बार यह गांव के पादरी की थी। डायरी में लिखा था, इस गांव का सबसे बड़ा राज यह है कि सेंटा की हत्या की साजिश एक आदमी ने अपने पापों को छिपाने के लिए की थी। अगर यह सच्चाई उजागर हुई तो गांव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेलानी ने डायरी को पढ़ते हुए कहा, हमें यह सच उजागर करना होगा। लेकिन जैक ने चेतावनी दी, अगर हमने ऐसा किया तो सेंटा का श्राप खत्म हो सकता है, लेकिन गांव की पूरी सच्चाई उजागर हो जाएगी। और तभी हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी, अब यह तुम्हारे हाथ में है कि सच्चाई उजागर करोगे या गांव को बचाओगे, लेकिन अगला क्रिसमस तुम्हारा आखिरी मौका होगा।
मेलानी, जैक और सोफिया ने पादरी की डायरी से जाना कि सेंटा की हत्या सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी। ये गांव के कुछ लोगों की साजिश थी जिन्होंने अपने पाप छिपाने के लिए एडवर्ड को बलि का बकरा बनाया। सेंटा का श्राप तभी खत्म होगा जब यह सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। मेलानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह हमारे ऊपर है। अगर हम ये सच सामने लाते हैं तो सेंटा को शांति मिलेगी, लेकिन इसका मतलब है कि गांव का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। जैक ने जवाब दिया, यह गांव हमेशा से झूठ पर खड़ा है, सच्चाई ही इसका इकलौता रास्ता है। सोफिया ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने डायरी और सेंटा की कहानी को चर्च की मुख्य वेदी पर रखा। जैसे ही उन्होंने वहां मोमबत्ती जलाई, चारों ओर भयानक अंधेरा छा गया। हवा में सेंटा की खौफनाक परछाई उभरी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं। तुमने मेरा सच पढ़ा है, सेंटा ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन क्या तुम वाकई इसे उजागर करने की हिम्मत करोगे? मेलानी ने कांपती आवाज में कहा, हां, हम तैयार हैं, लेकिन क्या इससे तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा? सेंटा ने कहा, सच्चाई हमेशा कीमत मांगती है। अगर तुमने इसे उजागर किया तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन गांव के कुछ लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी आत्माएं हमेशा अंधेरे में भटकेंगी। मेलानी ने डायरी के पन्ने पढ़ने शुरू किए। उसमें लिखा था कि पादरी और गांव के बुजुर्गों ने एडवर्ड पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था ताकि वे अपनी जमीन और दौलत बचा सकें। जैसे ही यह सच्चाई चर्च के घंटाघर में गूंजी, एक भयानक चीख सुनाई दी। गांव के बुजुर्गों की परछाइयां हवा में उभरी और गायब होने लगीं। चर्च की दीवारें हिलने लगीं और एक विशाल रोशनी ने पूरे चर्च को घेर लिया। सेंटा की आत्मा अब शांत दिख रही थी। उसकी जलती हुई आंखों में दर्द की जगह सुकून नजर आ रहा था। तुमने वह किया जो किसी ने कभी नहीं किया। तुमने मेरी सच्चाई को उजागर किया। अब मेरा श्राप खत्म हो रहा है, उसने कहा। सेंटा ने मेलानी, जैक और सोफिया की ओर देखा और कहा, तुमने अपने साहस से यह साबित कर दिया कि इंसानियत में अभी भी अच्छाई बाकी है। मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। जैसे ही सेंटा की आत्मा शांत हुई, गांव में एक बड़ा बदलाव हुआ। चर्च की पुरानी दीवारें ढहने लगीं। गांव की गलियों से खून के धब्बे मिट गए, लेकिन गांव के बुजुर्ग जिन्होंने साजिश रची थी, हवा में गायब हो गए। गांव के बाकी लोग भयभीत होकर चर्च की ओर भागे। मेलानी ने उन्हें बताया, यह गांव अब भी बच सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पूर्वजों के पाप स्वीकार करने होंगे। कुछ ने सहमति जताई, लेकिन कुछ ने गुस्से से इनकार किया। तभी चर्च की घंटी आखिरी बार बजने लगी। एक अजीब सी गूंज पूरे गांव में फैल गई। सेंटा की आवाज फिर सुनाई दी, यह मेरा आखिरी संदेश है। इस गांव को तबाह होने से बचाने के लिए किसी को अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा, लेकिन यह बलिदान सच्चाई को हमेशा के लिए जीवित रखेगा। मेलानी ने बिना झिझक कहा, मैं ये बलिदान दूंगी। मैंने अपने दोस्तों और इस गांव के लिए बहुत कुछ देखा है। जैक और सोफिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेलानी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सच के लिए खुद को खो देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। मेलानी ने जैसे ही अपनी आत्मा का बलिदान दिया, चर्च की घंटी शांत हो गई। सेंटा की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। धन्यवाद, सेंटा की आवाज हवा में गूंजी और फिर रोशनी का एक चमकता गोला पूरे चर्च को भर गया। सुबह होने पर फ्रॉस्टवुड गांव बिल्कुल नया लग रहा था। पेड़ों पर सफेद बर्फ चमक रही थी, चर्च की दीवारें चमचमा रही थीं और हवा में कोई डर नहीं था। लेकिन मेलानी अब वहां नहीं थी। जैक और सोफिया ने एक दूसरे की ओर देखा। जैक ने कहा, मेलानी ने हमें और इस गांव को बचा लिया, लेकिन क्या यह सच में अंत है? सोफिया ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन हर सच्चाई का अपना दूसरा पहलू होता है। चर्च की दीवार पर एक नया निशान उभर रहा था, एक बड़ा लाल कोट और उसके नीचे लिखे शब्द, सच्चाई की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।